हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज आपसे नवरात्रि आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता आपके जीवन में कई सारी खुशियां लेकर आए और जो आप चाह रहे हैं वो आपको माता देने की कोशिश करे। बस क्या करना होगा भाई, काम तो करना पड़ेगा। तो बिना काम के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। आपको कर्मशील होना पड़ेगा। बिना कर्म के इस जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि बिना काम के कुछ मिलेगा ही नहीं। हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। क्या बोला मैंने? हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। आज का हमारा कोटेशन मैं बता रहा हूं, क्या है? हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है, क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वर्क से काम नहीं चलेगा। वर्क तो सभी करेंगे, खाना पीना सोना इत्यादि ये सभी लोग करते हैं, बट करना क्या पड़ेगा? उस काम के प्रति आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, हार्ड काम करना पड़ेगा। चलो ये सब हो गई हमारी आज की जो मोटिवेशनल बात हो गई। इस तरह का हम कभी कभी लेके आया करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और देखो, आपने कल जो है हमारा वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको जो बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मतलब किन नंबर्स को हम रेशनल कह सकते हैं और किन नंबर्स को हम इरेशनल कह सकते हैं, ये सब आपने देखा होगा। बट उसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या हो गई थी, कल मैंने जब आपको बताया था, तो उसको मैं थोड़ा आज सुधारने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम किसी नंबर को रेशनल कह रहे हैं या फिर इरेशनल कह रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कह रहे हैं। पहला मैंने बताया था आपको टर्मिनेटिंग प्लस रिक्रूटिंग। सेकंड मैंने बताया था आपको टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग। थर्ड हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्रूटिंग। और लास्ट वन हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग। तो एक्चुअल में ये सब चीज क्या है? देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर से मेरे को समझ में आ रहा है कि इसमें टर्म की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर वर्ड टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है तो फिक्स्ड नंबर की बात की जा रही है, फिक्स्ड नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नंबर्स आर नॉट फिक्स्ड, नो फिक्स्ड नंबर, नो फिक्स्ड नंबर। अब रिक्रूटिंग और नॉन रिक्रूटिंग में डिफरेंस क्या होगा? देखो, रिक्रूटिंग जो हमारा होगा, रिक्रूटिंग में हम लोग कह सकते हैं रिपीटेशन ऑफ द नंबर, रिपीटेशन। और नॉन रिक्रूटिंग में कह रहा हूं कि भाई रिपीटेशन ऑफ द नंबर ना हो रहा हो, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग। आया बात समझ? देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब सिंपल सी बात है, वो रेशनल इरेशनल का मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। सारे नंबर्स हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, वो सारे ही इरेशनल नंबर है, बट हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट मान के चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट का मेरे कहने का मतलब ये है कि हम उसको मान के चलेंगे कि वो इरेशनल तो है, बट मैं उसको रेशनल मान के चलूंगा। बट इस बेसिस पे आप देखेंगे कि अगर हम किसी नंबर को रेशनल कह रहे हैं और इरेशनल कह रहे हैं तो किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने बोला कि भैया वो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होना चाहिए, फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। जैसे कि कल मैंने एक एग्जांपल लिया था 0.72727, ठीक, इस तरह का मैंने एग्जांपल लिया था। अब मैंने इसको इन्फिनिट तो मैंने नहीं बढ़ाया, ये नंबर फिक्स्ड है, नंबर फिक्स्ड है, टर्मिनेटिंग है मतलब नंबर पूरा फिक्स्ड है। कोई भी नंबर होगा, जैसे 1/2 रहता है तो 0.5 आता है, 0.5 आता है, वो क्या रहता है? हमारा रेशनल नंबर रहता है, पीवाईक्यू के फॉर्म में होता है। इरेशनल पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, वो चीज हो गई। बट देखो, टर्मिनेटिंग में मैंने आपको बताया कि नंबर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे कि 2, 4, 6 नंबर, पॉइंट के बाद 6 नंबर फिक्स है, इसके बाद कोई नंबर बढ़ नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता, तो इस नंबर को मैं क्या बोलूंगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अब रिक्रूटिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो रिक्रूटिंग का मतलब है रिपीटिंग नंबर। इसमें रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, तो ये नंबर क्या है? रिक्रूटिंग भी हो गया, ठीक है। तो ये नंबर जब p/q के फॉर्म में अगर होगा तभी तो उसका रिजल्टेंट बन के ये आया होगा। आई बात समझ में? ठीक है, उसका रिजल्टेंट बन के ये आया होगा। अब मैंने बोला टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर तो होगा, नंबर फिक्स होगा, बट क्या रहेगा उसमें? नॉन रिक्रूटिंग में रहेगा, मतलब कि उसमें क्या रहेगा? रिपीटेशन नहीं हो रहा, जैसे कि इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी पीवाईक्यू के फॉर्म में रहा होगा, तब ये रिजल्टेंट मुझे मिला होगा, है ना। अब
कह रहा हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्रूटिंग, अब कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है फर्स्ट और रिक्रूटिंग भी है, रिक्रूटिंग मतलब रिपीटेशन हो रहा है उसमें, बट वो नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नंबर्स की संख्या जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने इसी एग्जांपल को लिया था, अगर मैं लिखूं 0 तो मैं इस नंबर को कहां ले जा रहा हूँ, इन्फिनिटी तक ले जा रहा हूँ, तो ये क्या कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब टर्म से फिक्स नहीं है, और रिक्रूटिंग हो गया। तो मैंने कल आपको गलत क्या बताया था वो बता रहा हूँ कि मैंने इसको ले लिया था 0.727272, तो मैंने ले लिया था 0.72 का बार, बट ये मैंने गलत ले लिया था, क्योंकि बार जब लेते हैं, बार को कब लेते हैं हम लोग, जब इन्फिनिटी तक ले रहे हो, ठीक है। तो ये नंबर इन्फिनिटी तक आ रहा होगा, है ना, कोई नंबर होगा उसका रिजल्टेंट इन्फिनिटी तक आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको क्या करूं, अब देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, पहली वाली कंडीशन सेकंड वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों टर्म क्या है, रेशनल नंबर को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यू के फॉर्म में रहा होगा और तभी ये मुझे रिजल्ट भी ये बन रहा होगा, ठीक। बट मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर यहाँ पर फिक्स है, टर्मिनेटिंग है, रिक्रूटिंग भी है, ये नॉन रिक्रूटिंग है, दोनों कंडीशन में मुझे समझ में आ रहा होगा। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर फिक्स नहीं है और रिक्रूटिंग का कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब नंबर्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि भैया कल आपको बताया था 0.72 का बार लिख दो, तो जो बार लेकर रहता है उसको ऐसे लिख दो 0 प्लस, ठीक है, जितने डिजिट्स पर बार होता है उसके ऊपर मैं 99 लिख दूं, तो 72/99 इसको आप कैंसिल करोगे, 3 3 का 9 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 10, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यानी 8/12 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो मतलब 8/4 मेरे पीवाईक्यू के फॉर्म में था कि नहीं था, पीवाईक्यू के फॉर्म में था, तब मुझे ये रिजल्ट मिला। तो मैंने कल आपको बताया था, कल क्या बताया था, फटाफट देखना, फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन भी करना है। तो ये जो तीनों नंबर होंगे, ये तीन कंडीशन किसको शो करेगी, रेशनल को शो करेगी, रेशनल नंबर। मैं इन तीनों को क्या कहूंगा, रेशनल नंबर कहूंगा। और मैं इसको इरेशनल क्यों कह रहा हूं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो है, देखो 0.72 है ना, नॉन रिपीटिंग भी है 0.72 3 2 1 4, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चलेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, नंबर का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इस नंबर को मैं इरेशनल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट किससे बना ये मुझे पता नहीं, पर इन दोनों का रिजल्ट मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, उन तीनों का, कि ये किसी ना किसी पीवाईक्यू के फॉर्म में नंबर जो होंगे उनसे इसका रिजल्टेंट बना होगा। तो जैसे कि √2 का मैंने आपको कल एग्जांपल देके बताया था, √2 की वैल्यू होती है 0.414, 414 हम लोग लेते हैं, पर इसके आगे भी नंबर होता है जो इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है, इसलिए हम √2 को क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। उसी तरह मैंने आपको कल बताया था कि √3 तो होता है 1.732 होता है, बट ये कहां तक होता है, ये नंबर भी इन्फिनिटी तक होता है, इसलिए हम इसको इरेशनल कहते हैं। तो देखो ये दोनों कंडीशन किसको फुलफिल कर रही है, टर्मिनेटिंग, भाई टर्मिनेटिंग, यहाँ टर्मिनेटिंग ये वाली कंडीशन फ्लॉप हो गई यहाँ पर, क्योंकि देखो टर्मिनेटिंग नंबर फिक्स नहीं है। फिर देखा मैंने टर्मिनेटिंग, हाँ ये टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेटिंग मतलब नंबर फिक्स नहीं है, यहाँ पर नहीं है फिक्स, तो ये वाली कंडीशन भी फ्लॉप होगी। नॉन टर्मिनेटिंग की कह रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर रिक्रूटिंग है क्या, रिक्रूटिंग देखो ये रिक्रूटिंग है क्या, रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, रिपीटेशन दोनों में नहीं हो रहा, नंबर अलग अलग आ रहे हैं। तो इस नंबर को मैं क्या कह रहा था, जो फोर्थ वाली मेरी कंडीशन हुई, इसको मैं कह रहा था ये मेरा हो गया इरेशनल, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ये मैंने इसलिए बताया आपको, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में थोड़ा सा क्या मैंने गलत बता दिया था, गलत इन द सेंस को एग्जांपल मैंने दूसरे का आपको बता दिया था, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज समझ में आना चाहिए। अब देखो ये सारी कंडीशन आप याद रखना, क्योंकि किसी भी नंबर को आप, अब भाई ये चीज तो आपको कहाँ है, थ्योरेटिकल बेसिस पे होगी, क्या मतलब ये चीज आपको पेपर में किस तरीके से बनाना होगा वो रहेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है, वो आप कैसे पहचान लोगे, छुट्टियों में पहचान लोगे। भाई रूट में अगर कोई नंबर है तो वो रेशनल है, डेफिनेटली इरेशनल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला मेरे, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, √5 मेरा क्या है, इरेशनल, है ना। अब देखो, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, मैं बताता हूं। को प्राइम, एक होता है प्राइम, ठीक, एक क्या होता है, प्राइम होता है, एक होता है हमारा को प्राइम, ठीक। हम दोनों नंबर के बारे में जान लेते हैं। पहला नंबर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। एक कंपाउंड नंबर भी मैंने आपको बताया था, कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर एक परफेक्ट नंबर भी होता है, वो अभी ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक, जिसके क्या हो 2 फैक्टर हो, जिसका एग्जांपल मैंने के लिए मैंने ले लिया,
एग्जाम्पल हो गया मेरा 2 3 5 7। देखो इनके दो दो फैक्टर आ रहे हैं, 1 और 2 जो है 1 और 2 से डिवाइड होगा, 3 हमारा है 1 और 3 से डिवाइड होगा, 5 हमारा 1 और 5 से ही डिवाइड होगा, और 7 हमारा 1 और 7 से डिवाइड होगा। तो जो नंबर जिनके दो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर कहलाएगा। ये चीज समझ में आ गई फैक्टर। अब मैं को प्राइम की बात कर रहा हूँ। को प्राइम क्या होता है, ये चीज हमें समझना है, ये भी हम लोग जानते हैं। ये चीज क्या है, कंपाउंड नंबर, जैसे कि आपका हो गया 4 6 8 9। तो n के मोर देन 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 में 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 8 में 1 से होगा, 4 से होगा, 2 से होगा और 8 से हो जाएगा, 9 में किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर जहां आ रहे हैं वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपाउंड नंबर कहलाएगा। ये चीज हम लोग जानते हैं। आज हमें जानना है क्या को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have HCF is 1। तो when HCF of two number is 1, then we can say that these numbers are क्या लिखा मैंने लिखा अगर उन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या आता है 1 आता है तो मैं उन नंबर्स को क्या कहूंगा, को प्राइम कहूंगा। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल के लिए 2 और 3 ले लिया तो 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 2 और 3 का एचसीएफ आप निकाल लेना भैया 1 ही आएगा। 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा। तो मैं इस पेयर को क्या कहूंगा, ये पेयर जो है ये को प्राइम का पेयर है। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने लिया एक 5 और 7 का तो ये भी इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए मैं कहूंगा ये दोनों नंबर भी क्या है, को प्राइम है। अगर मैं देखो 6 और 2 ले लेता हूँ, 6 और 2 तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा, आप ये देखो 2 आएगा इसका एचसीएफ। तो मैंने कंडीशन क्या बोली, जब एचसीएफ बना रहा हो तभी मैं को प्राइम कहूंगा, तो ये मेरा नंबर को प्राइम नहीं होगा। ठीक, जब एचसीएफ बना रहा होगा तब मेरा नंबर को प्राइम होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, इरेशनैलिटी की कंडीशन पर चलते हैं। तो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सॉल्यूशन, देखो आप क्या कहूंगा मैं, भाई रूट 5 को क्या मान के चलूंगा कि ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। ठीक, लेट अस assume कॉन्ट्रेरी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन जो मेथड आपको मैंने कल बताया था। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मैं किसी चीज को उसके जस्ट अपोजिट लेके चल रहा हूँ। अगर रेशनल है तो क्या लेके चल रहा हूँ, रेशनल लेके चल रहा हूँ। लेट अस assume to the contrary root 5 is rational। Let us assume to the contrary root 5 is rational। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया अभी इरेशनल दिया था मुझे, मैं मान के चल रहा हूँ कि रूट 5 मेरा क्या है, रेशनल है। अगर रूट 5 मेरा रेशनल है, देखो इसमें पूरा क्या है, क्वेश्चन में लैंग्वेज से खेल रहे, लैंग्वेज से आपको समझाना पड़ेगा उसको कि भाई ये रेशनल है तो फिर ये इरेशनलिटी कंडीशन को कैसे शो कर रहा है ना, और इरेशनल है तो रेशनलिटी कंडीशन को कैसे शो कर रहा है, तो ये सब इसकी लैंग्वेज पे ही काम चलेगा। ठीक है, तो मैंने मान के चला रूट 5 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर अगर है तो वो p/q के फॉर्म में होगा, डेफिनेटली होगा, p/q के फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो 4/2 लिख सकता हूँ, 4/2 भी हो सकता है। ठीक, और मैं लिखूं 1/3, ये मैंने दो नंबर लिए। ठीक, अब देखना जो मेरा 4/2 और 1/3 इनमें देखो ये जो 2 है मेरा 4 है, इसको मैं 2 into 2 लिख दूं, इंटू ये 2 into 1 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2/1 था ये नंबर, p/q के फॉर्म में था, तो मैं इसको रेशनल कह रहा हूँ। तो इन दो नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दो नंबर का एचसीएफ भी 1 आ रहा है, 1 इनका एचसीएफ आ रहा है, तो इन नंबर्स को मैं क्या कहूंगा, 1 और 2 मेरे क्या है, को प्राइम नंबर है, और 1 और 3 भी मेरे क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि रेशनल है। ठीक, सो
क्या √5 इज इक्वल टू, अब मैं p बाई क्यू के प्लेस पे a बाई भी ले सकता हूं, क्योंकि जैसा आपके बुकलेट में दिया है p बाई क्यू से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वेयर क्या √5 इज इक्वल टू a बाई b, तो b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, b हमारा क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि b अगर 0 बन गया तो 1/0 या a/0 क्या बना देगा, एंट्री बना देगा, ठीक। वेयर b इज इक्वल टू नॉट 0 एंड a एंड b आर को प्राइम, और ये दोनों क्या होंगे, वो प्राइम नहीं होंगे। चलो देखो, रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं, एक होता है इंटीजर, एक होता है क्या इंटीजर, दूसरा होता है फ्रैक्शन, ठीक। अब मैं इन दोनों का ही एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूं कि इंटीजर जो है वो कोप्राइम होता है कि नहीं होता, क्योंकि जो हमारा रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल, अब मैं रेशनलिटी की कंडीशन को लेके चल रहा हूं, तो रेशनल नंबर हम लोगों ने पहले से जाना है, पहला एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्रैक्शन। तो इंटीजर भी कोप्राइम होते हैं और हमारे फ्रैक्शन भी कोप्राइम होते हैं। कैसे होते हैं, देखो इंटीजर के मैंने क्या बताया था कि इसका रिजल्टेंट डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जाम ले लिया था, एग्जांपल ले लिया था 4/2, तो इसको मैंने कैंसिल किया, तो भैया मेरे को मिला 2, तो 2 मेरे को जब क्वेश्चन मिला तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और फ्रैक्शन के टाइम पे मैं ले रहा था, जैसे कि मान लो मैं 1/2 ले रहा था, तो मुझे रिजल्टेंट मिल रहा था 0.5, ठीक, 0.5 क्या मिल रहा था, मुझे रिजल्टेंट मिल रहा था। तो ये रिजल्टेंट जो है किसको शो कर रहा था, ये शो कर रहा था टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्रूटिंग। नॉन रिक्रूटिंग नंबर्स है, टर्मिनेटिंग तो है, टर्म फिक्स है, और नॉन रिक्रूटिंग उनका रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो देख रहा, अब ये 1/2 इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और ये 4/2 लिखा था। आप कहोगे कि ये 4/2 जो लिखा था भैया, इसका जो एचसीएफ तो क्या आएगा, इसका एचसीएफ तो 2 आएगा। आप कह सकते हो कि इसका एचसीएफ 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं कहूंगा, बट मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में एक फैक्टर सेम है, इन दोनों में एक फैक्टर सेम है। वो फैक्टर क्या है, उसकी वजह से एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ 2 आ रहा है। अगर मैं कहूं कि इन दोनों में फैक्टर क्या सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 into 2 4 बना रहा था, 2 into 1 क्या बना रहा था, 1 बना रहा था। तो मैं 2 से 2 अगर कैंसिल कर देता हूं तो 2/1। अब तो ये मेरा क्या हो गया, अब ये मेरा हो गया, अब इसका एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ 1 और 2 का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, कोप्राइम हो जाएंगे। आई बात समझ? तो मतलब जितने सारे रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। हमें समझ में आ गया। देखो इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, कोई भी हो सकता है। इंटीजर में आपको कंप्लीट क्वोशिएंट मिलेगा और फ्रैक्शन में आपको क्या मिलेगा, डेसिमल में क्वोशिएंट मिलेगा। डेसिमल में क्वोशिएंट मिलेगा तो उन दोनों का डेफिनेटली क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा, ठीक। बट उनमें कुछ कॉमन फैक्टर होंगे, अगर उन कॉमन फैक्टर्स को हम लोग हटा दें तो क्या बनाएगा, कोप्राइम बनाएगा, उनका एचसीएफ 1 बिल्कुल होगा। ठीक, आप देखो, तो मैंने इसलिए यहां पर लिखा था ए और बी क्या होंगे, हमारे कोप्राइम। आया बात समझ में? अगर मैं नंबर को क्या मान के चल रहा हूँ, रेशनल नंबर मान के चल रहा हूँ, तो बी तो 0 नहीं हो सकता, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और ए और बी हमारे क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, इसमें समझ में आ गया। अब देखना, यहीं से देख लेना। अब ये बी क्या है, डिवाइड में, इधर में ले जाऊंगा तो काय में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बन गया, इस तरह का बनेगा। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं तो देखना, b√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा ऐसा। अब ये क्या बनाएगा, √5 into √5 आपका 5 हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं फर्स्ट, इतना समझ में आए, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ये मेरा b स्क्वायर, ये 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, आपका a स्क्वायर आ गया। तो कल हम लोगों ने थ्योरम 1.3 पढ़ा था। थ्योरम 1.3 क्या कहता था हमारा, थ्योरम 1.3 कहता था क्या, लेट p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर। अगर p कोई प्राइम नंबर है, देखो हमारा यहाँ पर भी 5 जो है प्राइम नंबर है, लेट p इज अ प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर, then a square h divisible, a square is divisible by p, and a is also divisible, a is also divisible
ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ठीक, वेयर ए इज अ इंटीजर। और क्या लिखा था, वेयर ए इज अ इंटीजर। ये आपके बुक में लिखा होगा थ्योरम 1.3 के नाम से, इस तरह का कुछ डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि अगर कोई p एक प्राइम नंबर है और अगर वो a स्क्वायर डिविजिबल बाय p, अगर a स्क्वायर अगर p से डिविजिबल हो रहा है तो a भी p से डिविजिबल होगा, a भी p से डिविजिबल होगा। ये हमारा थ्योरम 1.3 कहता है, मैं नहीं कहता, आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है वो कहता है, थ्योरम ही कहता है कि भाई अगर a स्क्वायर कोई p प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से अगर कोई a स्क्वायर, a एक इंटीजर है, कोई भी हो सकता है भाई, इंटीजर हो सकता है, इंटीजर है, तो वो आपका अगर a स्क्वायर से डिविजिबल है, मतलब a स्क्वायर अगर p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, थ्योरम कह रही है, ठीक है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं यहां लिख सकता हूं कि देखो अगर a स्क्वायर, ये स्क्वायर किससे डिविजिबल हो जाए, 5 से डिविजिबल हो जाए, तो हियर मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं ए देखो ऐसा लिख रहा हूं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5, देखना अभी ए स्क्वायर बाय 5 लिखा हूं, तो मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। अगर क्या है ए मेरा जो है ए स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक। देन H also divisible by 5। मेरा कहने का मतलब ये है सिंपल सा, ये थ्योरम कहती है कि अगर a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, अब यहां देख रहे हैं थ्योरम तो आपको समझ में आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, अगर a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। देखो कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा आप सोचो कि अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो डेफिनेटली वो नंबर उस डिजिट में होगा। जैसे देखो कि अगर मैं 16 लिखता हूं, 16 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 16 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये जो 2 है वो 16 में अवेलेबल होगा, 16 में होगा। कैसे होगा, 2 इंटू 8 तो 2 इंटू 8 16 होता है, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब ये नंबर इसमें होगा, तो मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल होगा, क्योंकि a हमारा क्या था यहाँ 2 मान के चलते, तो ये नंबर हमारा 2 आया यहाँ पर, तो ये 5 से तो डिविजिबल है। तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि a जो स्क्वायर है, a स्क्वायर में 5 होगा तभी तो ये डिविजिबल हो रहा है ना, तो ये भी उससे डिविजिबल होगा बाय लिख दो, बाय थ्योरम 1 पॉइंट, ये मैं नहीं कहता, ये 1.3 थ्योरम कहता है, ठीक, ये चीज क्लियर। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इतने पार्ट को रफ कर देता हूं, ये भी रफ कर देता हूं, फिर हम लोग सेकंड कंडीशन पे देख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आया। अब देखो, अब मैं क्या कहता हूं, अगर ये इससे डिविजिबल था, अगर a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है और a भी 5 से डिविजिबल होगा, ये थ्योरम कहता है, ठीक है, हम लोगों ने लिख भी लिया ये चीज, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। तो नाउ सपोज, चलो सपोज a इक्वल टू, मैंने मान लिया 5। अब मैंने a इक्वल टू 5 से क्यों माना, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था अगर 16 2 से डिविजिबल है तो देखो 2 इंटू इसमें ये 2 क्या होगा, अवेलेबल होगा, तभी तो ये डिविजिबल होगा। तो मैं कह रहा हूं अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मैं इसको 5 और c मैंने कोई टर्म मान के चला, तो मैं लिख देता हूं c इज एनी इंटीजर। c क्या हो सकता है, c इज एनी इंटीजर, c हमारा क्या हो सकता है, c एक कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक। तो मतलब भाई a में वो टर्म होगा तभी तो वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मुझे ये समझ में आया कि उसमें वो टर्म होगा, वो 5 से अगर वो डिविजिबल है तो वो टर्म 5 जो हमारा है, 5 जो नंबर हमारा है वो a स्क्वायर में अवेलेबल होगा, तभी तो ये डिविजिबल हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि a इक्वल टू 5c है, ठीक। तो मैं इसको इसमें पुट करके लिख लू, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देख लू, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन 1 में पुट करके देख रहा हूं, तो देखो 5
बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, 5c रखना है। ए के प्लेस पे मैं 5c रख देता हूँ, 5c का। अब स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक, क्योंकि मैंने ए के प्लेस पे स्क्वायर से मैंने कोई छेड़छाड़ी नहीं की। ए के प्लेस पे मैंने क्या मान के चला, 5c, वो टर्म उसमें अवेलेबल हो गया, इसलिए मैंने उसको मान लिया 5c, तो वो क्या आ गया मेरा 5c आ गया। अब देखना इसको, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 25c आ गया। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 25c, ठीक। तो अब मैं देख रहा, अब इसको मैं कैंसिल कर दूं, कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5c, 5 5 है 20, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू 5c। b इक्वल टू क्या आ गया आपका 5c स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू आपका 5c स्क्वायर आएगा। समझ में आया, बी स्क्वायर इक्वल 5c कैसे आया, ये देखो ए के प्लेस में मैंने 5c रखा था, इसको कैंसिल होने के बाद ये बचेगा 5c बचेगा, 5c स्क्वायर बचेगा। तो देखो अब यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर देखा, वेयर बी स्क्वायर इज, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 10, 8h, then b is also divisible by theorem 1.3 कहता है कि अगर ये बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, अभी देखो मैंने ए स्क्वायर को माना था कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो अब मैं कह रहा हूं कि जो 5 है बी स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है। बिल्कुल है भाई, जब इसमें बी में भी वो नंबर होगा तभी तो ये उससे डिविजिबल होगा, ठीक। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5c मैंने मान लिया, तो ये थ्योरम 1.3 कहता है कि अगर बी स्क्वायर उससे डिविजिबल है उस नंबर से, तो बी भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक। तो हमें समझ में क्या आया, देखो दोनों में एक कॉमन फैक्टर रहा होगा, ए और बी में दोनों में अगर एक कॉमन फैक्टर रहा होगा, 5 तो मेरा सेम, 5 यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों 5 से डिविजिबल है, दोनों 5 से डिविजिबल आ रहे हैं। देखो भाई अगर मैं कह रहा हूं कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल, और बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो दोनों में ए में भी 5 रहा होगा और बी में भी 5 होगा, बी में भी 5 होगा, तभी तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ले रहा हूं क्योंकि मैंने इस चीज को गलत माना। तो देखो ये देखो, मैं कह रहा हूं कि जो दोनों नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है, तो मतलब इन दोनों में क्या रहेगा होगा, एक सेम कॉमन फैक्टर रहा होगा, वो रहा होगा हमारा 5, ठीक। तो देखो क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं। तो यहां से मैंने निकाल लिया बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, बी स्क्वायर इसको भी कर देता हूं, तो ये आ गया आपका 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक। इसको भी रखते हैं, तो दोनों में हमें समझ में आया कि दोनों में कॉमन फैक्टर, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर 5 रहा हो, तो हियर ए एंड बी हैव a common factor which is 5। तो इन दोनों में क्या रहा होगा, ये कॉमन फैक्टर 5 रहा होगा, तभी तो इन दोनों में ये दोनों 5 से डिविजिबल है ना। तो अब समझने वाली बात क्या है कि देखो मैंने पहली कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्शन में लेके चला था कि ये जो नंबर है, ये सॉरी मैंने रफ कर दिया, √5 इज इक्वल टू ए बाय बी, और जो हमारा ए एंड बी क्या थे, ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी हमारे क्या थे, को प्राइम, ठीक। ए और बी मेरे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन बनाता है, रेशनल नंबर ही हमारा, हम लोगों ने देख चुके हैं कि रेशनल नंबर ही हमारा क्या बनाएगा, को प्राइम बनाएगा, ठीक। तो बट यहां पर कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5 आने का मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर को प्राइम नंबर तो नहीं रहा हो, क्योंकि जब उसमें फैक्टर 5 आया, मतलब अगर मान के चलते उन दोनों नंबर का ए और बी का एचसीएफ अगर 5 होगा, तो उसका एचसीएफ 5 होने के कारण ये जो नंबर होंगे दोनों नंबर को प्राइम तो नहीं होंगे ना, क्योंकि ये देखो 1 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो ये तो प्राइम बनाएगा ना, ये प्राइम बनाएगा, को प्राइम नंबर नहीं बनाएगा।
तो ये मेरी चीज क्या हो गई, गलत साबित हो गई। मतलब मैंने उस चीज को पहले से गलत माना और फिर मैं उसी चीज को फिर से गलत मान के उसको सही कर रहा हूं कि देखो पहले मैंने उसको रेशनल नंबर माना, फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो नंबर है वो रेशनल नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि वो को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम। बट उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, दोनों का जो कंक्लूजन आ रहा है, वो कह रहा है कि दीज नंबर्स आर नॉट आ को प्राइम। दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो बाय कंक्लूजन लिख दो इसमें, बाय कंक्लूजन, बाय कंक्लूजन, बाय कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, चलो दोबारा ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय कंक्लूजन वी कैन say that A and we can say that A and B have a common factor 5। तो मैं कह रहा हूं कि ये को प्राइम नहीं, को प्राइम नहीं है तो मतलब वो रेशनल नहीं होगा, रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये रेशनल होगा। सो this resultant occurs due to contradiction। ये रिजल्टेंट क्या है, ये दिखा रहा है कि ये रेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसके जो है को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है तो रेशनल होगा। तो मैं कह रहा हूं कि पहले मैंने इसको रेशनल मान के चला था, बट इनके फैक्टर क्या है, को प्राइम आ रहा है। को प्राइम नंबर ही क्या बनाता है, रेशनल बनाता है। ठीक है, तो ये रेशनल नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, ये रेशनल होगा। तो मैं कह रहा हूं कि हमने जो रिजल्टेंट लिया था वो गलत लिया था, क्योंकि ये नंबर जो है वो रेशनल है, हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। दिस रिजल्टेंट अकर ड्यू टू द कॉन्ट्रडिक्शन, सो द रूट 5 इज a rational आया समझ। इस तरह से मैं कह रहा हूं रूट 5 एक रेशनल नंबर। अरे यार कुछ नहीं है इसमें कुछ भाई, ये आपको मैं कह रहा हूं कि पेपर में ये मुश्किल ही है। अगर आ भी सकता है तो ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी अगर आपको दिमाग में नहीं घुस रहा है तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया था, आपको यहाँ याद करवा देता हूँ। मैंने बोला कि रूट 5 पहले मुझे लेके चलना है कि कॉन्ट्राडिक्शन से मैं इसको क्या मानूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन से मैं इसको मानता हूं कि जो मुझे रेशनल नंबर दिया है मैं उसको रेशनल मान के चलता हूं। तो रेशनल अगर कोई नंबर होगा तो रेशनल नंबर के में हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होगा, बी तो हमारा जीरो नहीं होगा, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ा था। बी हमारा जीरो नहीं होगा, और ये दोनों नंबर क्या बना रहे होंगे, को प्राइम बना रहे होंगे, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों नंबर क्या बना रहे हैं, को प्राइम बना रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों नंबर जब को प्राइम बना रहे होंगे तो को प्राइम बनने के बाद ये नंबर क्या बन रहा होगा, रेशनल बन रहा होगा। बट मैंने आगे इसको सॉल्व किया, इसका स्क्वायर करने के बाद तो मेरा ये बनेगा, स्क्वायर करने के बाद क्या बन जाएगा मेरा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह रहा था थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो a में एक फैक्टर 5 होगा तभी तो वो a से डिविजिबल होगा। ये चीज मुझे समझ में आ गई। फिर इसी तरह मैंने a का एक फैक्टर मान के चला, a का जो फैक्टर मैंने मान लिया 5c होगा, क्योंकि उसमें a में अगर a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मतलब a में a का एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मैंने वो 5 फैक्टर मान लिया, ये आ गया था। फिर मैंने इसके a के प्लेस पे इसको रखा था, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया था मेरा 25c स्क्वायर आ गया था, और ये कैंसिल होकर 5c स्क्वायर बन गया था। b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर बन गया था। फिर मैं यहाँ क्या कह रहा था, अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा बाय कॉन्ट्राडिक्शन 1.3, सॉरी बाय थ्योरम 1.3। तो मैं कह रहा था अब देखो a में वो फैक्टर 5 होगा तभी तो उस नंबर से डिविजिबल होगा। a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब उसमें फैक्टर 5 होगा। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर b स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। वो कब होगा, क्योंकि b में भी वो फैक्टर 5 होना चाहिए, वो फैक्टर 5 होगा तभी तो उस नंबर से डिविजिबल होगा। फिर मैंने कहा तो मतलब ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, a इक्वल टू a का एक फैक्टर 5 होगा और b का एक फैक्टर भी 5 होगा, दोनों का फैक्टर 5 होंगे। तो मैं कहता हूं कि दोनों के फैक्टर अगर 5 हैं तो वो नंबर को प्राइम नहीं होगा।
वो प्राइम नहीं होगा, तो मतलब वो रेशनलिटी की कंडीशन को क्या कर रहा है भाई, गलत कर रहा है। रेशनलिटी कंडीशन को गलत कर रहा है, तो उस चीज को मैंने लैंग्वेज में अपने में लिख दिया कि भैया वो गलत है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन मैंने लिया था, ये भी गलत लिया था, तो ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक, इस तरह से आप देखो, ठीक है।